हेलो गाइज़, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा आरपीएससी प्रोग्रामर शॉर्ट नोट्स के बारे में। आरपीएससी प्रोग्रामर शॉर्ट नोट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चारों सब्जेक्टों को अपन शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ने वाले हैं गाइज़। ठीक है, कौन कौन सा डीबीएमएस हो गया, दूसरा बात करें सीएन के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा बात करें तो शेड के बारे में देखेंगे, और चौथा बात करें तो जावा के अंदर से। ठीक है गाइज़, इन चारों सब्जेक्टों को अपन एकदम शॉर्ट नोट्स के रूप में, एक क्विक रिवीजन के रूप में देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन करेंगे गाइज़ कौन सा, डीबीएमएस। तो आज अपन बात करते हैं डीबीएमएस के शॉर्ट नोट्स के रूप में। जितनी भी क्लासेस बनेंगी मैं आपको कंप्लीट सिलेबस एक रिवीजन के रूप में करवाने की कोशिश करूँगा, और पॉसिबल हुआ तो आपको पीडीएफ फाइल भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है गाइज़, सबसे पहले बात करते हैं डीबीएमएस के शॉर्ट नोट्स के अंदर से डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस बात करें तो मेनली बैकएंड पार्ट में यूज होता है। किसी भी अगर सॉफ्टवेयर को बनाओगे तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दो पार्ट का यूज होगा, एक फ्रंट एंड, एक होगा बैक एंड। और फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड वो होता है कि सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड जो कि यूजर को एप्लीकेशन का व्यू दिखाता है, उसको क्लाइंट साइड जो को भी कहा जाता है, उसको फ्रंट एंड कहता है। और बैक एंड में जो कुछ भी काम चल रहा है, ठीक है, जैसे डाटा स्टोरेज कर रहा है, किस प्रकार से स्टोरेज चल रहा है, किस प्रकार से डाटा आ रहा है, वो सारा का सारा काम किस में होता है? बैक एंड पार्ट के अंदर से किया जाता है। तो जो डीबीएमएस है वो बैक एंड पार्ट का हिस्सा माना जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। अब आपके पास में आ जाता है, एक मैंने बोला कि डेटा क्या होता है। डेटा की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो रॉ फैक्ट्स, लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड एंटिटी में मौजूद होता है उसको डेटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। रॉ फैक्ट होता है ना, कोई भी किसी प्रकार का रॉ फैक्ट होता है उसको डेटा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, राम हो गया, किरण हो गया, लक्ष्मी हो गया, सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? एक डेटा के रूप में है। अपने को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, मतलब एक अपने पास में डेटा आ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डेटा की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में कि डेटा की करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। डेटा की मुख्य रूप से 3 करैक्टरिस्टिक्स मानी जाती हैं। कौन सी? एक तो मीनिंगलेस होता है डेटा, दूसरा अनऑथराइज्ड होता है, तीसरा बात करें तो अनप्रोसेस्ड होता है। ये सारी की सारी तीनों की तीनों क्या हैं? डेटा की करैक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं। अब डेटा से क्या बना? इन्फॉर्मेशन। जो भी आपके पास में डेटा था उस डेटा को आपने क्या कर दिया? जमा दिया। वो जमाने के बाद में वो क्या हो गया? एक सीक्वेंस के रूप में यूज़ कर लिया। उसको क्या कह सकते हो आप? इन्फॉर्मेशन कह सकते हो। यहाँ पर लिखा भी गया है कि प्रोसेस डेटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, या फिर मीनिंगफुल डेटा को भी आप इन्फॉर्मेशन कहते हो। ठीक है गाइज, अब इन्फॉर्मेशन से क्या बनेगा? इन्फॉर्मेशन से बनेगा गाइज नॉलेज। नॉलेज के बारे में बात कर तो नॉलेज की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड नॉलेज। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं? नॉलेज कह सकते हैं। ठीक है गाइज, फिर नॉलेज के बाद में बनेगा विजडम। विजडम क्या होता है? ऑन द बेसिक ऑफ नॉलेज, किसी टास्क पर एक्शन परफॉर्म करना विजडम कहलाता है। ठीक है गाइज, विजडम के बारे में बात करें तो विजडम का इनपुट नॉलेज होता है, और विजडम को किसी भी टास्क पर फाइनल आउटकम होता है। ठीक है गाइज, अब इससे क्या चीज़ बनेगी उसी के बारे में बात करेंगे। DIKW पिरामिड बनेगा, जिसके अंदर से D से क्या होगा? डेटा, I से इन्फॉर्मेशन, K से नॉलेज और W से विजडम बनेगा। ये पिरामिड बनता है। यहाँ पर डेटा हो गया, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर नॉलेज हो गया, और यहाँ पर लास्ट में आपके पास में क्या बनेगा? विजडम बन जाता है। ठीक है गाइज, आगे बात करें तो DIKW पिरामिड में जो फाइनल आउटकम होगा वो आपको क्या कहेगा? उसको विजडम कहा जाएगा। ठीक है, DIKW पिरामिड के अंदर से जो फाइनल आउटकम आपको मिलेगा या फिर फाइनल एक्शन जो मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी? विजडम के रूप में मिलेगी। यहाँ पर लिखा भी गया है, DIKW पिरामिड में आउटकम को क्या कहते हो? विजडम कहा जाता है। आगे बात करते हैं डेटाबेस के बारे में। अपने को पूरी डेफिनेशन समझनी है कि किस प्रकार से डीबीएमएस बना। डेटा आपने देखा, DIKW देख लिया आपने, ये आपको समझ में आ गया होगा DIKW। ठीक है, ये पिरामिड समझ में आया। अब बात करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस किसे कहते हैं? सेट ऑफ रिलेटेड डेटा को डेटाबेस कहा जाता है। किसको कहेंगे? सेट ऑफ रिलेटेड डेटाबेस को डेटाबेस के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं डीबीएमएस के अंदर। डीबीएमएस की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो किसी भी सेट ऑफ रिलेटेड डेटा को मैनेज्ड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं उसे डीबीएमएस कहा जाता है। ठीक है, सेट ऑफ रिलेटेड डेटा को जो भी मैनेज करेगा, कोई भी जो सॉफ्टवेयर मैनेज करेगा उसको आप डीबीएमएस कहते हो। ठीक है गाइज,
जैसे ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, मोंगोडीबी हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, DB2 हो गया, MS एक्सेस हो गया, ये सारे क्या हैं गाइज, DBMS के एग्जाम्पल माने जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं DBMS और RDBMS में क्या अंतर होता है। DBMS के बारे में बात करें तो DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, और RDBMS भी एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जो डेटा होता है उस डेटा को टेबल के रूप में मैनेज करता है, वो RDBMS कहलाता है, या फिर बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि RDBMS के एग्जांपल जैसे ओरेकल हो गया, SQL सर्वर हो गया, DB2 हो गया, MS एक्सेस हो गया, MySQL हो गया, SQLite हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं गाइज, RDBMS के एग्जांपल माने जाते हैं। RDBMS एक DBMS हो सकता है, क्या हो सकता है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है वो DBMS हो सकता है, लेकिन एक DBMS RDBMS हो या नहीं हो ये ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल सिस्टम क्या था कि जैसे DBMS आया था ना, उस DBMS से पहले एक फाइल सिस्टम का जो था उसके बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर था जो क्या करता था, डेटा को मैनेज करने के लिए काम आता था, लेकिन इसके अंदर से बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को वो दूर करने के बाद में DBMS ने इसकी जगह ली, जो वर्तमान में यूज़ किया जाता है। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम के बारे में बात करें तो यह सॉफ्टवेयर होता है जो कि फाइल्स को सिंगल मॉड्यूल के लिए मैनेज करता है। किसके लिए करेगा, सिंगल मॉड्यूल के लिए मैनेज करेगा। साथ में बात करें तो इसे यह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करता, कौन, फाइल सिस्टम, इसीलिए ये फेल हो जाता है और उसकी जगह कौन आता है, DBMS आता है, जो सारा का सारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं जो फाइल सिस्टम के, वो एडवांटेज बन गए DBMS के, इसीलिए DBMS को ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, उनके बारे में बात करते हैं। तो फाइल सिस्टम का पहला डिसएडवांटेज आता है कंसिस्टेंसी, ठीक। कंसिस्टेंसी के अंदर से क्या होता है कि जो फाइल सिस्टम में डेटा अलग अलग मॉड्यूल पर रिपीट होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, डेटा रिपीटेशन की प्रॉब्लम या फिर डुप्लीकेसी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उस डेटा के अंदर से, डेटा मॉड्यूल के अंदर से रिडंडेंसी आ जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब रिडंडेंसी आ गई तो रिडंडेंसी आने के बाद में क्या होता है, जो फाइल सिस्टम के अंदर से आपको रिडंडेंसी आई तो उसके अंदर से डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाता है, इसलिए जो फाइल सिस्टम है वो फेल हो जाता है। लेकिन DBMS का ये एडवांटेज आपको मिल गया। DBMS में क्या होता है कि जब डेटाबेस में डेटा को सेंट्रलाइज बनाकर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करके इनकन्सिस्टेंसी की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। ये फाइल सिस्टम का तो डिसएडवांटेज है, लेकिन DBMS का एडवांटेज है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्चिंग प्रॉब्लम। सर्चिंग प्रॉब्लम के अंदर से क्या होता है कि फाइल सिस्टम में डेटा को सर्च करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जिसके कारण क्या होता है, फाइल सिस्टम में सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी बाउंड और बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए जो फाइल सिस्टम है वो फेल हो जाता है। लेकिन क्या होता है DBMS के अंदर से, DBMS में यूज़र को एक डेटा रिक्वायर्ड होता है, उसको सर्च करने के लिए बहुत ही कम समय लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जो सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको कम देखने को मिलती है DBMS के अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के अंदर से क्या होता है कि जो फाइल सिस्टम होता है उसमें मल्टीपल या फिर पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो DBMS है, DBMS में कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन जो है उसके अंदर से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या जाता है, DBMS का एडवांटेज आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है रोल बेस्ड सिक्योरिटी। तो रोल बेस्ड सिक्योरिटी के बारे में जब चर्चा करते हैं तो फाइल सिस्टम में यूज़र के रोल को डिफाइन करते हुए डेटा पर सिक्योरिटी अप्लाई नहीं की जा सकती, लेकिन DBMS के अंदर से आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास में कोई पोर्टल बना हुआ है कॉलेज का, और कॉलेज के अंदर से स्टूडेंट आ गए, स्टूडेंट साथ में टीचर आ गए, कुछ व्यूज़ आपको दिखाने हैं स्टूडेंट को और कुछ व्यूज़ आपको दिखानी है टीचर्स को, तो अपन सिक्योरिटी अप्लाई कर किसके अंदर से, रोल बैक सिक्योरिटी अप्लाई करने के बाद में आप DBMS में काम कर सकते हो, लेकिन फाइल सिस्टम में ये काम नहीं पॉसिबल होता। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के बात करें तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता क्या है कि फाइल सिस्टम के अंदर से ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। एक शब्द आया ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, सेट ऑफ ऑपरेशन होता है उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि DBMS में ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करके ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा इसको संभव किया जा सकता है। तो ये थे गाइज किसके बारे में, फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज और जिनको अपन DBMS में कर सकते हैं। इसीलिए इन सारी जो फैसिलिटियों को यूज़ करते हुए आज वर्तमान में DBMS को यूज़ किया जाता है, न कि फाइल सिस्टम को।
नेक्स्ट बात करते हैं DBMS आर्किटेक्चर के बारे में। DBMS आर्किटेक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले बात करें तो DBMS आर्किटेक्चर क्या होता है कि डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। किसका करो को DBMS आर्किटेक्चर का जो यूज है वो डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है। DBMS आर्किटेक्चर 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक आता है लेवल आर्किटेक्चर, दूसरा आ जाता है स्कीमा आर्किटेक्चर और तीसरा आ जाता है टियर आर्किटेक्चर। तो पहले अपन चर्चा करते हैं लेवल आर्किटेक्चर के बारे में। लेवल आर्किटेक्चर क्या होता है कि DBMS के अंदर जब किसी भी डेटा को परमानेंट स्टोर करना होता है तो यूजर के द्वारा फेच करना होता है, तो डेटाबेस का लेवल आर्किटेक्चर क्या किया जाता है, यूज किया जा सकता है। और बात की जाए तो लेवल आर्किटेक्चर के अंदर से आपको 3 लेवल मिलेंगे। एक मिलेगा व्यू लेवल, दूसरा मिलेगा लॉजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल को आप कॉन्सेप्चुअल लेवल कहा सकते हो, और तीसरा आ जाता है फिजिकल लेवल। इन तीनों लेवलों से मिलकर लेवल आर्किटेक्चर का निर्माण होता है गाइस। एक बात और याद रखना, जो DBMS आर्किटेक्चर होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होंगे? बाई डायरेक्शनल देखने को मिल जाते हैं। और बात करें तो आपने ये देख रहे थे अपन लेवल आर्किटेक्चर के बारे में। लेवल आर्किटेक्चर के अंदर से क्या होता है कि जो इस आर्किटेक्चर में जितने भी नंबर ऑफ़ यूज़र होते हैं वो सारे के सारे आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? व्यू लेवल पर क्रिएट किए जाते हैं। आगे बात करें तो व्यू लेवल को एक्सटर्नल या फिर हाई ऑर्डर लेवल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और व्यू लेवल पर एप्लीकेशन डेवलपर वर्क करता है। कौन करेगा? जो एप्लीकेशन डेवलप करता है वो वहाँ पर काम करता है, ठीक है। पहला लेवल आपका कंप्लीट हो गया। 3 लेवलों से लेवल आर्किटेक्चर बनता है। पहला आपने देखा व्यू लेवल। अब चलते हैं जिसका नाम है लॉजिकल लेवल, जिसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल। डेटाबेस की तरह डिज़ाइन किया जाता है, जिस पर क्या काम करेगा? DBA काम करता है। DBA बोले तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है या फिर डेटाबेस टीम है वो काम करती है। डेटाबेस डिज़ाइन करने के बाद में डेटा को परमानेंट स्टोर या फिर पेज करने का रिट्राइव फिजिकली लेवल पर भेज दिया जाता है। और बात करें जो फिजिकल लेवल है, फिजिकल लेवल को इंटरनल या फिर लो ऑर्डर लेवल भी कहा जा सकता है। और फिजिकल लेवल केवल ओनली DBA काम करता है और कोई भी उस पर काम नहीं करेगा। डेटाबेस परमानेंट रूप से फिजिकल लेवल के द्वारा सेकेंडरी जो डिवाइस होती है उसमें स्टोर किया जाता है। तो ये कहानी थी किसके बारे में? लेवल आर्किटेक्चर के बारे में। अब सेकंड बात करते हैं जिसका नाम है स्कीमा आर्किटेक्चर। किसके बारे में चर्चा करेंगे? स्कीमा आर्किटेक्चर। पहले अपन पढ़कर आए थे किसके बारे में? लेवल आर्किटेक्चर। लेवल आर्किटेक्चर को ही स्कीमा आर्किटेक्चर के द्वारा क्या किया जाता है? साझा किया जा सकता है। किसी भी लेवल पर लॉजिकल स्ट्रक्चर का बनना स्कीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कीमा क्या होता है? याद रखना, किसी भी लेवल पर लॉजिकल स्ट्रक्चर का बनना स्कीमा कहलाता है। स्कीमा आर्किटेक्चर उन सारी प्रॉपर्टियों को फॉलो करेगा जो कौन कर रहा था? लेवल आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा था। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कौन करता है? स्कीमा आर्किटेक्चर भी फॉलो करता है। इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा व्यू स्कीमा, जिसको सब स्कीमा कहा जाता है। बाद में लॉजिकल स्कीमा, फिर आता है फिजिकल स्कीमा और लास्ट में जाता है सेकेंडरी डिवाइस। आगे बात करें तो जो व्यू स्कीमा होता है, व्यू स्कीमा को सब स्कीमा भी कहा जाता है। चीज़ें मैंने बताई। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेटाबेस का डेटा व्यू स्कीमा के द्वारा यूज़र को शो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में। मतलब क्या है? ये इसी की कॉपी करता है। अब आता है टियर आर्किटेक्चर। टियर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो यूज़र का डेटाबेस से इंटरेक्शन टियर आर्किटेक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और बात की जाए तो टियर आर्किटेक्चर के अंदर से 3 प्रकार के इसके बताए जाते हैं। कौन कौन से? 1 टियर, 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर। 1 टियर के बारे में बात करें तो 1 टियर आर्किटेक्चर में यूज़र डेटाबेस से डायरेक्ट क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। मतलब कि आपके पास में से एक छोटा सा सिस्टम मैं बताता हूँ। ये सिस्टम रहा। इस सिस्टम के अंदर से आपने कोई डेटाबेस बनाया तो इससे आप क्या कर सकते हो? यूज़र है होता है वो डायरेक्ट क्या कर सकता है? इंटरेक्ट कर सकता है। इस आर्किटेक्चर को मैनली डेटाबेस डेवलपर के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और ये डेटाबेस क्या है? ज़्यादा सिक्योर भी नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम को अगर आप किसी ने हैंग कर लिया, फिर आपके लैपटॉप को किसी ने हैंग कर लिया तो इसको आप जो आपकी सिक्योरिटी है उसको ब्रेक किया जा सकता है। अब बात करते हैं 2 टियर आर्किटेक्चर के बारे में। 2 टियर आर्किटेक्चर के अंदर से क्लाइंट और सर्वर के बीच में से देखने को मिल जाता है। 2 टियर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इसमें से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी इसको कहा जा सकता है। इसके बारे में बात करें तो इस आर्किटेक्चर में यूज़र एक क्लाइंट एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है और वह क्लाइंट एप्लीकेशन DBMS से डेटा लेकर यूज़र को प्रोवाइड करवाती है। जैसे आप क्या करते हो? फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो। ये दोनों के दोनों क्या हैं? 2 टायर आर्किटेक्चर के अंदर से शामिल किए जाते हैं। और बात करें
जो 2 टायर आर्किटेक्चर के अंदर से इस आर्किटेक्चर में थ्रूपुट्स नंबर, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन पर यूनिट, इसको कहा जाता है थ्रूपुट कहा जाता है, डीबीएमएस के द्वारा कम जनरेट किए जाते हैं। साथ में बात करें 2 टायर आर्किटेक्चर के अंदर, तो इसके अंदर से सिक्योरिटी भी कम होती है क्योंकि क्लाइंट एप्लीकेशन डायरेक्ट डीबीएमएस से इंटरेक्ट करती है। यहाँ पर जो 2 टायर आर्किटेक्चर का मैंने एग्जांपल बताया था ना, फेसबुक और वो वाला, वो 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर से शामिल किया जाता है। थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो 2 टायर आर्किटेक्चर की जो कमियों को दूर करने के लिए उसकी जगह कौन आया, 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया। इस आर्किटेक्चर को मॉडिफाई क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहा जा सकता है। इस आर्किटेक्चर में थ्रूपुट 2 टायर से भी ज़्यादा जनरेट किए जा सकते हैं और यह आर्किटेक्चर क्या होता है, सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। ठीक है। और बात करें तो लार्ज वेबसाइट या फिर जो बड़ी वेबसाइट होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं जिनको सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए होती है, उसके लिए 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों आर्किटेक्चर जो बताए हैं ये समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपन आगे बात करते हैं DDL के बारे में। DDL के बारे में बात करें तो DDL के जो डेफिनेशन कंप्लीट जो नाम होता है, जिसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। और बात करें DDL के बारे में तो यह डेटाबेस को स्ट्रक्चर को क्रिएट करने, डिलीट करने और मॉडिफाई करने के लिए काम में आती है। किसके लिए? डेटाबेस को डिज़ाइन करोगे, जब क्रिएट करोगे या फिर डिलीट करोगे या फिर मॉडिफाई करोगे, किसी प्रकार का चेंज करोगे तो DDL कमांड का यूज़ किया जाता है। DDL बोले तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हो। अब DDL की कुछ कमांड्स होती हैं 6, उनके बारे में बात करते हैं। पहली कमांड होती है, किसी भी चीज़ को आप बनाओगे तो क्रिएट कमांड का यूज़ होता है। दूसरी कमांड के बारे में बात करें तो दूसरी कमांड आ जाती है टर्नकेट और तीसरी आ जाती है ड्रॉप। ये दोनों की दोनों क्या हैं, डिलीट करने के लिए काम आती है, टर्नकेट और ड्रॉप। अल्टर कमांड के बारे में बात करें तो अल्टर कमांड क्या करेगी, मॉडिफाई करने के लिए काम आएगी। फिफ्थ वाली बात करें रीनेम को आपको पता है कि रीनेम करने के लिए जो भी आपने नाम दिया उसका रीनेम करने के लिए। और छठी आ जाती है कमेंट। ठीक है गाइज। अब बात करते हैं इन्हीं के साथ में एक एक बार पढ़ लेते हैं। क्रिएट कमांड के बारे में बात करें तो क्रिएट कमांड क्या करेगी, क्रिएट कमांड के द्वारा डेटाबेस स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, जो भी आपने टेबल बनाई उसको आपने यूज़ कर सकते हो। टर्नकेट के बारे में बात करें तो टर्नकेट कमांड किसी भी डेटाबेस या फिर टेबल के सभी डेटा को परमानेंट से डिलीट कर सकती है। ठीक है, टर्नकेट कमांड कभी भी रोल बैक नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बात करें तो टर्नकेट कमांड को यूज करने से टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं होगा। टेबल के अंदर से जो डाटा है उसको आप डिलीट करना चाहते हो, टर्नकेट कमांड लगा सकते हो, जिसके कारण क्या होता है, सेम नेम की टेबल टर्नकेट के बाद में नहीं बना सकते। ये भी याद रखना। आगे बात करते हैं ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड के अंदर से क्या होता है कि जो भी आपने बनाया उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसका जो डेटा हो गया कंप्लीट, उसको हटा देगा, बोले तो फॉर्मेट कर देगा। और साथ में ही परमानेंट रूप से भी ये डिलीट कर दिए जाते हैं। ठीक है। अल्टर कमांड के बारे में बात करते हैं। अल्टर कमांड क्या करते हैं, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई के अंदर से क्या होता है, कोई भी आपने टेबल बनाई उसके आपने कोई रो जोड़ना है या फिर कोई कॉलम ऐड करना है तो आप अल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हो। बात करी जाए अल्टर कमांड के बारे में, थोड़ा सा बेसिक है कि अल्टर कमांड के द्वारा मैनुअली 5 प्रकार के मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो किसी भी टेबल के अंदर से। वो बात करें कौन कौन से हैं। पहला मॉडिफिकेशन आ जाता है कि किसी न्यू कॉलम को ऐड करना, कॉलम को डिलीट करना, टेबल नेम को रीनेम करना, कॉलम नेम को रीनेम करना और साथ में ही कॉलम डेफिनेशन को चेंज करना। ये सारे के सारे काम आप अल्टर कमांड के द्वारा कर सकते हो। ठीक है। और चीज़ एक याद रखना, अल्टर कमांड के द्वारा जो रीनेमिंग की जाती है वो डेटाबेस परमानेंट रूप से सेव हो जाती है। यदि रीनेमिंग टेम्परेरी करनी होती है तो आपकी DQL का यूज़ करोगे। टेम्परेरी अगर आपको करना है तो DQL कमांड का यूज़ आप करोगे। मैं आगे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। 5वीं जो कमांड आती है जिसका नाम है रीनेम। रीनेम क्या होता है कि DDL का रीनेम कमांड हमेशा अल्टर कमांड के साथ में यूज होगी। जो क्या है, ये जो रीनेम है, ये जो कमांड है, ये किसका यूज़ करेगी, ये इसका साथ देगी और ये दोनों एक साथ में कंप्लीट रूप में यूज़ की जाती हैं। कमेंट के अंदर से बात करें तो कमेंट के अंदर से क्या होता है, डेटाबेस, जो डेटाबेस में क्या होता है, किसी भी डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए डेटाबेस के अंदर से इस कमेंट का यूज किया जा सकता है। बात करें तो कमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है, एक इनलाइन कमेंट होता है। ठीक है गाइज। सिंगल लाइन जो कमेंट होता है उसको डबल हाइफन के द्वारा दर्शाया जा सकता है। दूसरा इसका सिंटेक्स बात करें मल्टीपल लाइन कमेंट के अंदर से, मल्टीपल लाइन को जो कमेंट होता है वो फॉरवर्ड स्लेश के साथ में स्टार लगाकर आप इसको कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है।
दो हो गए। तीसरा कमेंट बात करें इनलाइन कमेंट। इनलाइन कमेंट क्या होता है कि किसी भी कोड या फिर क्वेरी की लाइन में कमेंट लिखना ही इनलाइन कमेंट कहलाता है। जो आप क्वेरी लिख रहे हो उस क्वेरी के अंदर से आपने कमेंट लिख दिया, उसको क्या कह सकते हो, इनलाइन कमेंट कह सकते हो। एक चीज़ और याद रखना, जो इनलाइन कमेंट है उस इनलाइन कमेंट को आप स्लेश और स्टार से बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं DML क्या है। DML के बारे में, DML क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसको कहा जा सकता है। इसके अंदर डेटा को मैनिपुलेट करना या फिर मॉडिफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। DML की जो कौन कौन सी कमांड हैं उनके बारे में बात करें, जैसे इंसर्ट हो गई, डिलीट हो गई, अपडेट हो गई, सेलेक्ट हो गई, लॉक हो गई और कॉल हो गई। ये सभी के सभी क्या हैं, DML की कमांड मानी जाती हैं। सबसे पहले बात करें इंसर्ट के अंदर से, तो किसी भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करवाना। दूसरा डिलीट करना, कि किसी भी जो डेटाबेस के अंदर से डेटा को डिलीट करना, डिलीट कमांड का यूज़ करोगे। अपडेट के अंदर से क्या करोगे, डेटाबेस में कॉलम को डिलीट करना या फिर ऐड करना, ये अपडेट कहा जाता है। सेलेक्ट वाले के बारे में बात करें तो सेलेक्ट के अंदर से क्या होता है, डेटाबेस से डेटा को फेच करना या फिर रिट्राइव करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं लॉक के बारे में। तो लॉक कमांड के बारे में बात करें तो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन एवं डेड लॉक को प्रिवेंट करने के लिए लॉक का यूज किया जा सकता है। किसी भी टेबल को लॉक हम तभी कर सकते हैं जब उस पर क्या कर सकते हो आप, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में यूज़र राइट करना चाहे। ठीक है। जैसे आपने कुछ PDF बनाते हो, उस PDF के अंदर से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हो, आप लॉक लगा देते हो। ठीक है। उसको यूज़र देख सकता है और उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कॉल कमांड के बारे में बात करें तो कॉल कमांड क्या होता है, किसी चीज़ को आप बार बार यूज़ करना चाहते हो तो उसके अंदर आप कॉल कमांड का यूज़ करोगे। ठीक है। ये थी आपकी DML कमांड के अंदर से। दूसरा बात करते हैं, नेक्स्ट आता है DCL, जिसको बोला जाता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये जो DCL है, ये आपने DML ऊपर जो पढ़ कर आए हो, DML जिसको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहा जा सकता है, वो डेटा मैनिपुलेशन कमांड की जो डेटाबेस में मैनिपुलेट करती हैं उस पर डेटा कंट्रोल DCL कमांड का यूज किया जा सकता है। दो प्रकार की चीज़ होती हैं, एक इसमें DCL के अंदर दो प्रकार की कमांड होगी, एक तो ग्रांट होगी, एक रिवोक होगी। ग्रांट आपको क्या करने की, उस पर काम करने की परमिशन देगी। रिवोक क्या करेगी, जो आपको परमिशन दे रखी है उस परमिशन को वापस लेने का काम करेगी। कौन सी, रिवोक कमांड। ये रही ग्रांट और रिवोक। नेक्स्ट बात करते हैं TCL के बारे में। TCL क्या होता है कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इसको कहा जा सकता है। इसके अंदर से क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ऑपरेशन फॉर परफॉर्मिंग टास्क के अंदर से इसका यूज किया जा सकता है। डेटाबेस में ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए TCL कमांड का यूज़ कर सकते हो आप। TCL कमांड के अंदर से TCL के अंदर से तीन प्रकार की कमांड यूज होती हैं। कौन सी, एक तो कमिट होती है, एक रोल बैक होती है, एक तीसरी सेव पॉइंट होती है। इनके बारे में बात कर देंगे तो ये रही आपके पास में, एक तो कमिट रही, रोल बैक और सेव पॉइंट। कमिट क्या क्या होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का सक्सेसफुल होना कमिट कहलाती है। रोल बैक क्या होती है, यदि कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो उस ट्रांजैक्शन के द्वारा एग्जीक्यूशन किए गए सभी जो प्रोसेस होते हैं उन सारों को क्या करती है, वापस ले लेती है। ये रोल बैक का काम रहता है। कभी कभार आप फ़ोनपे चलाते हो जिसके अंदर से आपका जो अमाउंट होता है वो पेंडिंग में चला जाता है, फिर प्रोसेसिंग में चला जाता है, तो वो प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं होता है तो रोल बैक कमांड यूज़ की जाती है। वो आपका देखो कभार कभार क्या होता है, जैसे ये आपका फ़ोनपे है, ये आपका बैंक है, ये दूसरे का बैंक है। यहाँ से आपके बैंक से आपका जो अमाउंट है ये आपके फ़ोनपे में से चला गया। यहाँ से जानने के समय क्या होता है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो लॉस हो जाता है, तो एक जो है ट्रांजैक्शन बीच में रह गया। बीच में रहने के बाद में क्या होता है, ये वापस आ जाता है और कभी कभार क्या इसके पास में सक्सेसफुली सेंड भी हो जाता है, लेकिन कभी कभार 90% क्या होता है, वापस आ जाता है। वापस आने के समय क्या होता है, रोल बैक कमांड को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेव पॉइंट। सेव पॉइंट के अंदर से क्या होता है कि यदि किसी ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलर पॉइंट तक रोल बैक करना हो तो रोल बैक की जगह सेव पॉइंट को यूज किया जा सकता है। ठीक है गाइज। आगे बात करते हैं DBMS के यूज़र्स के बारे में। DBMS के यूज़र के बारे में बात करें तो डेटाबेस को स्टोर और एक्सेस डिफरेंट यूज़र के द्वारा किया जा सकता है। कौन कौन से हैं, जैसे नेटिव यूज़र, नेव यूज़र, एंड यूज़र। ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम, तीसरा आ जाता है सोफिस्टिकेटेड यूज़र आता है, एक आ जाता है स्पेशलाइज्ड यूज़र आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डेटाबेस डिज़ाइनर, चौथा आगे वाला जाता है DBA, ऑनलाइन यूज़र, ऑफलाइन यूज़र, कैजुअल यूज़र, रेगुलर यूज़र। ये सारे के सारे क्या होते हैं, DBMS के यूज़र कहलाते हैं।
बात करें इन्हीं के बारे में, जैसे नेव यूज़र हो गया, नेटिव यूज़र हो गया, एंड यूज़र हो गया। इसके अंदर से क्या होता है, यदि कोई यूज़र डेटाबेस को बिना किसी तकनीकी के एक्सेस करता है तो वह नेटिव यूज़र, नेव यूज़र, एंड यूज़र कहलाता है। जैसे आजकल के लोग क्या करते हैं कि फेसबुक चला लिया गया, जीमेल चला लिया गया, इंस्टाग्राम चला लिया गया, रील बना ली गई, तो उनको ये नहीं पता कि वो किस प्रकार से काम क्या कर रहा है, उसको आप सारे के सारे क्या कहोगे, नेटिव या फिर नेव यूज़र कहोगे। बोले तो नो सीखिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर से क्या होता है गाइज, किसी कंपनी के फ्रंट एंड डेवलपर या फिर एप्लीकेशन डेवलपर जो किसी भी एप्लीकेशन के डेटाबेस को एक्सेस करते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर यूज़र कहलाते हैं। जैसे फेसबुक के फ्रंट एंड डेवलपर के द्वारा फेसबुक के ही डेटाबेस को एक्सेस करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र के बारे में। सोफिस्टिकेटेड यूज़र क्या होता है, देखो इसके अंदर से ये होता है कि किसी भी कंपनी के डेटाबेस डेवलपर को उसी कंपनी के सोफिस्टिकेटेड यूज़र कहा जा सकता है। जैसे फेसबुक का जो डेटाबेस डेवलपर को फेसबुक में ही सोफिस्टिकेटेड यूज़र के नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा आता है स्पेशलाइज्ड यूज़र। स्पेशलाइज्ड यूज़र क्या होता है, स्पेशलाइज्ड यूज़र के बारे में बात करें, जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र होता है उसमें से किसी एक यूज़र को स्पेसिफिक टास्क के काम करने के लिए बनाया जाता है, उस यूज़र को आप स्पेशलाइज्ड यूज़र कह सकते हो, ठीक है। दूसरा जाता है डेटाबेस डिज़ाइनर। डेटाबेस डिज़ाइनर से क्या होता है कि किसी भी स्पेशलाइज्ड यूज़र को डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए कहा जाए तो वह क्या कहता है, डेटाबेस डिज़ाइनर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डीबीए के बारे में। तो डीबीए की फुल फॉर्म बात करें तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको कहा जाता है। डेटाबेस की ऑल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस स्पेसिफाइड यूज़र के पास में होती है उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डीबीए कहा जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं ऑनलाइन यूज़र। ऑनलाइन यूज़र उसको कहते हैं यदि किसी यूज़र के द्वारा डेटाबेस को इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के द्वारा जो स्टोर एक्सेस करने के लिए काम आता है उसको ऑनलाइन यूज़र कहते हैं। ऑफलाइन किसे कहते हैं, यदि किसी डेटाबेस को किसी यूज़र के द्वारा बिना किसी नेटवर्क या फिर इंटरनेट के माध्यम से स्टोर एक्सेस किया जाता है उसको ऑफलाइन यूज़र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैजुअल यूज़र। कैजुअल यूज़र किसे कहते हैं कि वह यूज़र जो डेटाबेस को कभी कभार एक्सेस करता है। जैसे आप अपनी मेल आईडी को कभी कभार खोलते हो तो आप उस मेल आईडी को खोलने के लिए आप क्या कहलाते हो, कैजुअल यूज़र के नाम से जाने जाते हो। रेगुलर यूज़र के बारे में बात करें तो रेगुलर यूज़र क्या हो जाता है, जैसे आप किसी भी डेटाबेस को रोज़ाना खोलते हो, जैसे आपने इंस्टाग्राम रोज़ाना रील देखते हो, यूट्यूब के रोज़ाना रील देखते हो, आप वहाँ के क्या है, रेगुलर यूज़र के नाम से जाने जाते हो। आगे बात करें तो कैजुअल, रेगुलर यूज़र, ऑफलाइन और ऑनलाइन, याद रखना ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो एंड यूज़र होते हैं वो किसी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ डीबीए कि क्या रोल रहता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, उनके बारे में बात करते हैं। जो डीबीए होता है वो क्रिएटिंग डेटाबेस करता है, मतलब कि डेटाबेस को बनाता है, डेटाबेस को मैनेज करता है, फिर उसको स्टोरेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है, कौन, डीबीए करता है। ऑथराइज प्रोवाइड करवाता है, डेटाबेस कंस्टेंट डिफाइन करता है और रन टाइम मेंटेन करता है। ये सारे के सारे काम किसके रहते हैं गाइज, डीबीए के रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेटाबेस मॉडल के बारे में। बोले तो डीबीएमएस मॉडल होते हैं उनके बारे में। तो डीबीएमएस मॉडल होता है उसको कॉन्सेप्चुअल टूल भी कहा जा सकता है। क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल टूल के नाम से जाना जाता है। ये 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं गाइज, डीबीएमएस मॉडल हैं वो 6 टाइप के होते हैं। पहला हायरार्किकल मॉडल, दूसरा नेटवर्क मॉडल, तीसरा ईआर मॉडल, चौथा रिलेशनल मॉडल, फिर पांचवा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और एक और आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर मॉडल। तो इन मॉडलों के अंदर से जो हायरार्किकल मॉडल है और नेटवर्क मॉडल है ये पुराने मॉडल माने जाते हैं, ठीक है। हायरार्किकल मॉडल के बारे में बात करें तो 1970, 60 और 70 के बारे में बात होती है, उसी के अंदर से IBM कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। और इस हायरार्किकल मॉडल के अंदर से 1 to मैनी रिलेशनशिप आपको देखने को मिल जाती है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी आपको देखने को मिलेगी, और एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, डिलेशन प्रोग्राम देखने को मिल जाती है। और क्या जाता है कि इसका डिसएडवांटेज बात करें तो डिसएडवांटेज आता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है तो ये काम नहीं करेगा, ये वहाँ पर फेल हो जाएगा, और सिंगल पेरेंट के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क मॉडल के बारे में। नेटवर्क मॉडल के बारे में बात करें तो नेटवर्क मॉडल को चार्ल्स W. बेचमैन के द्वारा 1960-70 में बनाया जाता है, और इसके अंदर से जो नेटवर्क मॉडल होता है वो ग्राफ के द्वारा बताया जाता है और यहाँ पर ट्री के द्वारा बताया जाता है। याद रखना ये किसके द्वारा बनाएगा, ग्राफ के द्वारा, ठीक है। और नेटवर्क मॉडल के अंदर से IDS यूज़ की जाती है। IDS बोले तो इंटीग्रेटेड डेटा स्टोरेज का यूज होता है। इसमें 1 to मैनी और मैनी टू मैनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो यहाँ पर क्या जाता है, इसके डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। 1 to 1 को ही यूज़ होता है, इसमें मैनी टू मैनी का यूज़ नहीं किया जा सकता।
तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन चर्चा करेंगे ईआर मॉडल के अंदर से जो अपने सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रखा है उसके बारे में। शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।